हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि श्रेष्ठा योजना का पेपर 11 मई को है। और यहाँ हम श्रेष्ठा योजना 2024 की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मैं कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये पेपर में कई पेपरों में आ चुके हैं, उनसे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसी तरीके से एक के बाद एक सीरीज चलाएंगे हम कि कुछ क्वेश्चंस आपको साइंस के, एसएसटी के और इनके मिल सकें, जो आपकी पेपर में आपको हेल्प कर सकें। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन हल कराऊंगी और चारों ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। तो केवल यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 10 या 15 क्वेश्चंस हल करा रही हूँ, तो 10-15 के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ 10-15 क्वेश्चंस हल कराए, नहीं, 10-15 के साथ साथ आपको काफी सारी क्या है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और चारों ऑप्शंस के बारे में तो आप खुद समझ सकते हैं कि 10 का गुणा 4 से करके 40 मतलब क्वेश्चंस की तैयारी एक तरीके से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे, निम्न में से कीट भक्षी पादप नहीं है। पहला क्वेश्चन है कीट भक्षी पादप नहीं है, तो यानी कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कीट भक्षी पादप जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से हैं, तभी हम एक को क्या है बता सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि मैं इसी के बारे में बताने से पहले ये बता दूं कीट भक्षी पादप क्या होते हैं। कीट बख्शी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें आपको मैं इसमें बताऊं, जैसे कीट बख्शी पादप में, इसमें जैसे ये कीटभक्षी पादप वो पादप होते हैं जो ऐसी मृदा में उगते हैं जो क्या हो जाते हैं, जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। ये ऐसी मृदा में उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन में कमी होती है, यानी इनकी ये जो जड़ें होती हैं, जो पादप की जो जड़ें होती हैं, वो ऐसी मृदा में होती हैं जहां पे नाइट्रोजन की क्या हो, कमी हो। और नाइट्रोजन की जब कमी है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, वो डायरेक्ट नहीं लेते, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके भी लेते हैं, यानी कि मृदा से वो अवशोषित करते हैं। तो नाइट्रोजन को लेते हैं, पर लेकिन उस मृदा में ही, मिट्टी में ही क्या है, नाइट्रोजन की कमी है। और जब कमी है तो उसके लिए वो क्या करें, तो वो पेड़ पौधे, जैसे मैं यहाँ पे एक पादप का चित्र बना रही हूँ, उनकी जो संरचना होती है, कुछ संरचनाएं जैसे कि पत्तियां, ये पत्तियां एक स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे घट की आकृति में, स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो गई है घट की आकृति में, यहाँ पे इसको इससे बनाती हूँ बच्चों, जिससे आपको अच्छे से पता चले। जस्ट अ मिनट। देखिए, ये घट की आकृति के इस तरीके से होती है, ये घट की आकृति का रूपांतरण इस तरीके से हो जाएगी। और ये यहाँ पे ये इस तरीके से, ये बहुत सुंदर सुंदर आकृति के होते हैं। इनसे आकर्षित कीट होता है, जैसे ही इनसे आकर्षित कीट होता है, इनके पास आता है और अंदर की तरफ मकरंद के मतलब रस, जो परागण होता है, जो पुष्प का, उसको चूसने के लिए अंदर की तरफ प्रवेश करता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, जैसे मैं इसमें बता दूं आपको, जैसे ही वो अंदर प्रवेश करेगा ये कीट, तो क्या होगा, ये पत्ती लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी एकदम। घड़े जैसी जो स्ट्रक्चर है, जैसे कीट उसके अंदर प्रवेश करा, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, तो ये बंद हो जाएगी। और जो उसके अंदर जो जीव है वो कैसा हो जाएगा, वो इसके अंदर जीव, इसमें विषैले पदार्थ निकलेंगे, जिसकी वजह से ये जीव क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मतलब एक तरीके से अचेतन हो जाएगा। और ये इधर ही जीव फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर इसमें पाचक एंजाइम निकलेंगे, इसमें क्या निकलेंगे, पाचक एंजाइम, जो इसको क्या कर लेगा, कीट को पचा लेगा। ठीक है, तो इसको पाचक एंजाइमों से इसको क्या है, पाचन कर लिया जाएगा इसका। तो ये इससे क्या होता है, वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इस कीटों के इस तरीके से छोटे मोटे कीट, जो कीड़े मकोड़े जो भी प्रवेश कर जाते हैं, उन्हीं से ही क्या है, नाइट्रोजन की वो पूर्ति करते हैं ये पादप। तो ये पादप कीट भक्षी
पादप कहलाते हैं, क्योंकि ये कीटों का भक्षण कर रहे हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मैं इसमें उदाहरण बता देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। तो जैसे अभी मैंने घड़ेल लाइक स्ट्रक्चर बताई, तो घटपर्णी पादप क्या है? एक कीट भक्षी पादप है। वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक कीट भक्षी पादप है। बच्चों संड्यू भी क्या है? एक कीट भक्षी पादप है। तो अभी देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो कि कौन सा नहीं है कीटभक्षी पादप? तो अमरबेल। कौन सा नहीं है? अमरबेल। तो हमारा सही जो आंसर है वो अमरबेल है। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे तो अमरबेल के बारे में आपको बताते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अमरबेल क्या है? तो अमरबेल के बारे में बताते हैं। अमरबेल, अमरबेल एक कवक है। ठीक है, वो कीटभक्षी पादप नहीं है, वो क्या है? एक कवक है। और ये जो क्या होती है? ये परजीवी है। परजीवी, क्योंकि कवक कई के, तो ये परजीवी है। और ये पूरी तरीके से पादप पे यानी अपने होस्ट पर क्या होती है? उस पर पूरी तरीके से पोषण के लिए निर्भर होती है। और ये पादप तुम आपने देखी हो तो वो सॉरी पीले कलर की, कुछ अलग अलग तरीके की होती हैं ये। इनमें कवक में यही विशेषता होती है, ना पत्ती इतनी पूरी तरीके से विकसित, ना जड़ इस तरीके से पूरी विकसित होती है। तो ये इतना सा हिस्सा भी, इसका अगर छोटा सा हिस्सा भी अमरबेल का किसी पादप के ऊपर डाल दिया जाए, तो वो अपने होस्ट से, अपने जिस पादप पर वो निर्भर कर रही है पोषण के लिए, उससे सभी पोषण को क्या करने लगती है? चूसने लगती है। और धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करती है, पूरे पादप को क्या है? जकड़ लेती है, पूरे को घेर लेती है, एकदम गुच्छे लाइक एकदम घेर लेती है चारों तरफ से। इनमें चूषण के लिए चूषकांक निकलते हैं, वो पादप की जो जो होस्ट है उसका, उस पादप पर क्या है? उसकी कोशिकाओं के अंदर इस तरीके से चूषकांकों को डाल के क्या है? उससे सारे पोषण को चूस लिया जाता है। तो ये अमर बेल कहने के लिए अमर प्लस बेल है, ऐसी बेल जो अमर है। आप इसके कितना भी, इसको अमर बेल नाम ही इस तरीके से है बच्चों कि इसको आप कितना भी वो करो, ये क्या है? इतना सा भी हिस्सा अगर इसका बच गया है, तो ये किसी पादप पे इतने से भी हिस्से को आप क्या है? डाल दोगे, तो ये फिर दोबारा से क्या है? पूरी तरीके से परिपूर्ण होके एकदम जीवित रहेगी। आप समझ रहे हैं? ये इतना सा भी हिस्सा इसका जीवित रहेगा। तो बस इसको क्या है? पोषण मिलना चाहिए, पोषण मिलेगा, ये जीवित हो जाएगी, चाहे कोई भी पादप, कोई सा भी वो हिस्सा हो। और अपने होस्ट को क्या है? ज्यादा पोषण को चूस लेने की वजह से उनको सुखा भी देती है, उस पादप को क्या कर देती है? सुखा भी देती है। तो ये क्योंकि पूरी तरीके से उस पेड़ को क्या कर लेती है? जकड़ लेती है। जैसे ही वो अपने आकार में वृद्धि करती है, तो जैसे ये हरा पादप है, जैसे इसमें आकार में वृद्धि करेगी और ये कुछ इस तरीके की होगी, पीले कलर की, और पूरे उसको क्या है? ऐसे जकड़ लेगी पूरी तरीके से। तो वो पादप इस अच्छी तरीके से पोषण नहीं ले पाता है। भाई जितना पोषण उसको जरूरत होती है वो सारा का सारा क्या है? अमरबेल को जा रहा है। तो वो पादप भी कैसा हो जाता है? सूख जाता है। तो इस तरीके की भी घटना होती है। तो अमरबेल क्या है? ये सही आंसर है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको ये समझ में आ गया। तो देख लीजिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही कई सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए। जैसे नाइट्रोजन की कमी की वजह से कीटभक्षी पादप भक्षण करते हैं कीटों का। और इसमें आपको चारों जो तीनों ऑप्शन वो भी पता चल गए। कोई भी एक आ जाए तो आप उसमें कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तो क्वेश्चन आया कीटभक्षी पादप नहीं है के बारे में। ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है। तब आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं कि घटपर्णी पादप में, घटपर्णी पादप का इंग्लिश में भी लिखा नाम आ सकता है, पिक्चर प्लांट बोलते हैं इसे। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चों की इस तरीके से आपके लिए बिल्कुल हिंदी में लिखा है, आपको उसका टर्म्स भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मधुमक्खी और मरमर पक्षी में भोजन अंतर ग्रहण करने की विधि। देखिए, इनमें भोजन अंतर ग्रहण करने की विधि चबाना, छीलन, काटन और चूसन, ये ऑप्शन है। ऑप्शन में सही आंसर मैं यहाँ आपको बताती हूँ, चूसना है। क्या है? चूसना। ये चूसना क्या है? जो मधुमक्खी होती है, आप भी जानते हैं, वो क्या है?
पुष्पों से मकरंद चूसती हैं और क्या है, शहद निर्माण करती है। उसी प्रकार से ये मरमर पक्षी भी क्या करते हैं, पुष्पों से मकरंद को चूसते हैं। तो मकरंद को चूसने के लिए, पुष्पों से मकरंद को चूसने के लिए क्या पाए जाते हैं इनमें, मुखांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुखांग। और जब मुखांग पाए जा रहे हैं इनमें, तो ये क्या है, ये चूषण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो चूस के उसको अपने भोजन को अंतःग्रहण कर रहे हैं। तो ये आपको इसका भी आंसर पता चल गया। नेक्स्ट, चाल ज्ञात करने का सूत्र। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, चाल ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ मैं आपको ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे चाल जो होती है वो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे कई आंसर बताऊंगी। चाल जो होती है वो होती है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और उस तय की गई दूरी में लगा कुल समय। तय की गई दूरी और तय की गई दूरी में लगा लगा कुल लगा कुल समय। आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन देखें, तय की गई दूरी, कुल दूरी, और हाँ यहाँ पे आप कुल भी लगाइए, कुल दूरी, टोटल जो हमने तय कर ली है उतनी कुल दूरी, और लिया गया कुल समय। तो वही लिया गया जो भी लगा, जो भी कुल समय, और दूसरा है चाल दूरी इंटू समय, और लिया गया, देखिए ये नहीं होगा, चाल दूरी इंटू समय ये नहीं होता है, लिया गया कुल समय तय की गई दूरी ये नहीं होता है, और दूरी प्लस समय तो बिल्कुल नहीं होता है। तो सही आंसर आपको अभी मैंने इसमें बता ही दिया और आपको पता चल गया कि ये होता है। अब मैं आपको इसको कैसे, तो देखिए चाल जो होता है वो चाल यानी किसी हम यहाँ पे जैसे ट्रेन, बस, किसी वस्तु की चाल को ज्ञात करना है, तो उसने कितनी कुल दूरी तय करी उसको, और उसमें कितना समय लगा, उसका जो अनुपात होता है वो ही चाल होती है। अब चाल की अगर अलावा, जैसे अब मैं सिंपल भाषा में इधर लिखूं, चाल होती है दूरी बटे समय। समझ रहे हैं आप, दूरी बटे समय। और दूरी बटे समय अगर आपसे बोला जाए, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो अगर मैं यहाँ पे इधर समय को इधर कर दूं, तो समय निकालने की बात आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि वो चाल इधर आ जाएगी, चाल इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी दूरी बटे चाल, समय निकालने के लिए। ठीक है। और अगर दूरी निकालनी है, दूरी निकालने, तो समय इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगी, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। तो आपको ये देखिए, कई सारे कोई से अभी पूछ ले आपसे, सभी का क्या निकाल सकते हैं आप, आंसर निकाल सकते हैं। चाल जो होती है वो एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि की देखिए, मैं यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें बता रही हूँ। अदिश राशि है। अब अदिश और सदिश राशि में क्या अंतर है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि आप इनमें सभी में चीजों में समझ गए होंगे, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि अदिश सदिश राशि क्या होती है, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा। अदिश और सदिश दो तरीके की राशियां होती है। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां वही होती हैं जैसे लंबाई और आप मतलब द्रव्यमान और वस्तु में जो उपस्थित होता है, लंबाई हो गई उसका, द्रव्यमान हो गया, वो समय जो है, और जब हम तापमान या ये भी निकालते हैं, तो ये सब क्या है, ये भौतिक राशियां हैं। और ये भौतिक राशियां दो तरीके की होती हैं, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि वो होती है जिसमें बच्चों उसका जो पूरा का पूरा उसमें दिशा भी हो, समझ रहे हैं, वो दिशा का ज्ञान भी करा रही हो वो भौतिक राशि, और साथ ही साथ उसका परिमाण भी हो, उसमें टोटल यानी उसका परिमाण भी होना चाहिए। और अदिश राशि जब आ लग गया है तो क्या नहीं होना चाहिए, दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, केवल केवल वो क्या बताएगी, परिमाण बताएगी। क्या बताएगी, परिमाण। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको दे देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर बल है, अगर हमें बल की दिशा ही नहीं पता हो, जैसे बल, देखिए बल है, अगर कोई किसी इंसान को इधर से खींच रहा है, कितने न्यूटन से, कोई इधर से खींच रहा है, तो आप दिशा बताओगे ना, इधर से और इधर से, दिशा का ज्ञान करोगे ना। जब आप बताओगे नहीं कि कोई विपरीत दिशा से खींच रहा है उसको, जैसे कि ये इसको 2 न्यूटन से, यानी कि 2 न्यूटन से क्या है, खींच रहा है इधर से, और ये इसको 3 न्यूटन से खींच रहा है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो आप बोलेंगे कि ये इससे एक साइड से क्या है, 2 न्यूटन से खींच रहा है, उसके विपरीत दिशा से, आपने क्या बोला, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा से 3 न्यूटन से खींचा, तो इसका 1 न्यूटन इस वाले से क्या है, ज्यादा है।
आपने ये लगाया ना, ये किससे, दिशा की वजह से ही तो आपको पता चला। तो वो किस तरफ खिंचा चला जाएगा, वो जो मनुष्य है वो इस तरफ खिंचा चला जाएगा, इस तरफ। तो ये 3 न्यूटन की तरफ। तो ये क्या है, इसमें क्या हो गई, दिशा, दिशा का ज्ञान। जैसे हम घर्षण बल का भी बात करते हैं, तो घर्षण बल क्या होता है, हमारी गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल जो होता है वो गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो बताइए, ये आपको समझ में आ गया। तो जो बल है ना, वो क्या है, एक तरीके से सदिश राशि है। अब समय की बात करें या हम चाल की बात करें, तो इसके लिए क्या है, जरूरत नहीं होती है कि दिशा का ज्ञान कराया जाए। कोई, जैसे कि कोई ट्रेन है, कोई कितनी किलोमीटर से चल, उसकी कितनी दूरी उसने, कितनी, मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन ने 22 किलोमीटर दूरी तय कर ली और उसमें लगा समय उसका 30 मिनट, उसमें लगा समय 30 मिनट। तो आप क्या है, चाल आराम से ज्ञात कर लोगे ना। इसमें ये तो नहीं बताया कि वो उत्तर में जा रही थी कि दक्षिण में जा रही थी कि पूरब में जा रही थी। समझ में आ रही है। तो इसके लिए चाल पर क्या है, कोई असर नहीं पड़ेगा। कहीं भी जाए, कितनी भी करे, कितनी भी दूरी, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, कितना भी करे, वो उसकी टोटल दूरी और उसके समय पर निर्भर करेगा। समय, दूरी और समय का क्या है, अनुपात कर दिया जाए, समय का उसमें भाग दे दिया जाए दूरी में, तो आपका क्या है, निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर इसी में चाल में अगर मैं बात करूं, तो चाल क्या हो गई, एक अदिश राशि। और चाल की ही जुड़वा है, चाल का ही जुड़वा जो बोला जाता है वो वेग होता है। और वेग बच्चों क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। अब देखो होच पोच हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ, आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, कि सही आंसर आपको पता चल गया है। काफी सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई। चाल का भाई वेग होता है, जैसे मैंने अभी बताया। सही आंसर इसमें पता चल गया आपको कि ये होता है। अभी मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर देती हूँ। देखिए, दूरी की बात की जाए तो दूरी एक अदिश राशि है, और दूरी का ही एक अलग बहन होती है, वो विस्थापन होती है। वो विस्थापन जो होता है वो क्या होती है, सदिश राशि। ठीक है। और जो चाल होता है वो क्या होता है, अदिश राशि, और उसी का एक भाई वो क्या है, वेग। वेग क्या होता है, सदिश राशि। अब ये इनमें क्या अंतर है, तो चाल अगर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, तो बच्चों उसी तरीके से यहाँ पे वेग जो होता है वो भी क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्योंकि वो भाई सदिश राशि है, सदिश राशि उसी के साथ, तो विस्थापन बटे समय। अभी जैसे मैंने इसमें बताया, आपको समझ में आया कि दूरी जो है, चाहे ये दो 2 मीटर चली, ये 2 मीटर चली या 4 मीटर चली, ये तो वो टोटल हो जाएगी, वो 2+2+2 करके ऐसे क्या हो जाएगी, वो टोटल हो जाएगी। पर लेकिन अगर विस्थापन की बात कर दिया जाए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो जो न्यूनतम दूरी होगी, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, वही विस्थापन होती है। अगर मान लीजिए मैं यहां से यहां, देखिए जैसे मैं एक बताऊं, यहां से 2 मीटर चले, फिर ये 2 मीटर चले, ये यहाँ पे भी 2 मीटर, फिर यहां से 2 मीटर चले, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पहुंचने पर 2 2 2 यानी 6 हो गया। कितना हो गया, 6। पर लेकिन अगर विस्थापन की गणना करी जाए, देखो यहां से तो ये कम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन। कम दूरी वाले को क्या कहेंगे, यहाँ पे विस्थापन। अगर मान लीजिए मैं यहां से, समझिए कि मैं यहां से यहां चला, ये चला और ये चला, फिर यहां से यहां चला, ये 1 मीटर समझ लीजिए, ये यहाँ पे 2 मीटर, तो ये चला, तो ये 2 और 2 और 1 और 2 कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। कितना हो गया, 7। अगर मैं वापस चला जाऊं वहीं पे, उसी स्थान पे, वापस उसी स्थान पे आ जाऊं अपने ए वाले पे, तो ये दोबारा से क्या है, 7+7 हो जाएगा। ये टोटल हमारी क्या हो जाएगी, 14 मीटर हो जाएगी। यानी दूरी हमारी क्या हो गई, 14 मीटर दूरी हो गई। पर लेकिन विस्थापन की बात की जाए ना बच्चों, कि विस्थापन, क्योंकि इधर से इधर चला, इधर से इधर चला, फिर बाद में ये 1 मीटर चला, फिर बाद में यहाँ 2 मीटर चला, और वापस आ गए हम यहाँ से यहाँ, तो ये न्यूनतम दूरी क्या हो गई, 0 ही तो हो गई। यहाँ पे ये क्या हो गई, 0। तो विस्थापन क्या होता है, 0। विस्थापन 0 हो जाता है। दूरी कभी 0 नहीं की। तो विस्थापन के लिए दिशा की जरूरत होती है, कि वापस हम उसी दिशा में आ गए, वापस उसी जगह पर आ गए, तो इसलिए दिशा की जरूरत होती है। तो वेग क्या हो गया,
वेग एक सदिश राशि हो गई, विस्थापन भी एक सदिश राशि हो गई, और चाल हमारी क्या हो गई, अदिश। तो बताइए, मैंने यहाँ पे आपको काफी सारी चीजों के बारे में बताया। अगर कोई सा भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, आप जरूर बता देंगे, चाहे वेग के बारे में, चाहे सदिश राशि के बारे में, अदिश राशि के बारे में, या उस। चलिए, ये बहुत ज्यादा इसमें, अरे बहुत ज्यादा हो गया होच पोच, आपके लिए थोड़ा सा साफ कर देता। बताइए, ये आपको समझ में आ गया? कमेंट जरूर करते रहना, मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो आंसर यहाँ पे मैं अभी बताऊं उससे पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सेल्सियस में है। और तापमान की, जो मानव शरीर के तापमान की जो बात की जाए, तापमान, तो तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, उसकी जो एसआई मात्रक होता है वो बच्चों केल्विन होता है। अरे वहां पे एसआई मात्रक चाल का बताया नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। चाल का एसआई मात्रक जो होता है, दूरी मीटर में और समय सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है, ऐसे भी -1। तो मीटर प्रति सेकंड क्या होगी? चाल का एसआई मात्रक। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये भी अगर क्वेश्चन में आए तो आप कर सकते हैं। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे तापमान के बारे में देख रहे थे। तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो बच्चों होता है केल्विन। और यहाँ पे तापमान की प्रचलित जो मतलब जिससे नाप इकाइयां हो जाए, प्रचलित जिससे मापते हैं, प्रचलित जो है वो है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, वो आपको सही रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका क्या है? प्रचलित इकाई है, प्रचलित मात्रक है। और ये जो डिग्री सेल्सियस में ही दिए गए हैं, सामान्य हम शरीर का जो तापमान है वो इन्हीं में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। और जो केल्विन में नापते हैं हम ज्यादातर, हमें रूम का टेम्परेचर नापना है या उनमें नापना है तो हम केल्विन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, डिग्री सेल्सियस में हम मनुष्य के शरीर का तापमान नापते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे जो आंसर है, सही आंसर वो 37 डिग्री सेल्सियस है। क्या सही आंसर है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस अगर डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में होगा 98.6, है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका क्या है? फ़ारेनहाइट में भी पूछा जाए तो आप उसको क्या है, हल कर मतलब बता सकते हैं। और चेंज, अगर एक क्वेश्चन अभी बच्चों आया था, पूछा था कि किस सूत्र से निकालते हैं, तो वो C/, आपका यहाँ पे जो C वाला जो उसमें हम उससे भी क्या है, सेल्सियस से भी हम क्या है, फ़ारेनहाइट में क्या है, बदल सकते हैं। फ़ारेनहाइट में भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो आंसर जो मतलब जो होता है वो आपका इसी तरीके से C/5 और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसमें से -32 और बटे 9। तो इससे भी हम क्या है, निकाल सकते हैं। और 100 होता है यहाँ पे और 180 यहाँ पे, ठीक है, उनको काट देते हैं। यानी कि अगर देखिए कुछ बच्चे, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ, देखो अभी कंफ्यूज करेंगे तो इसलिए देखिए, ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं आप, जैसे कि ये डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 100, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट जो आपका डिग्री में होता है -32, और यहाँ पे आपका 180। अब इनको आप काटेंगे तो यहाँ पे ये C और ये 5, ये निकालने का है डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट में कोई अगर सेल्सियस दिया गया है तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं आप। और अगर क्या दिया गया है, देखिए ये काट दें तो आप ये 2 से काट दें तो ये 5 और, तो ये भी क्या है, ये पेपर में पूछ लिया गया है, ये भी पेपर में आ गया है। चाहे इस तरीके से आ जाए 100 और 180 करके, चाहे ऐसे करके आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है उसका कि कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला जाता है। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पे ये मैंने काफी आपको बता दिया है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखिए
सफेद कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। बात हो रही है हल्दी की। हल्दी का तो हल्दी जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है अम्ल क्षार का पता करने के लिए। किसका? अम्ल और क्षार। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन पढ़ू, देखिए यहाँ पे भी यही दे रखा है, साबुन का विलयन क्षारीय होता है, साबुन का विलयन अम्लीय होता है, साबुन का विलयन उदासीन होता है, साबुन का विलयन आयनिक होता है। तो आप क्या पहचानोगे? तो देखिए पहली बात तो मैंने अभी बताया कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो क्या है, अम्ल और क्षार के बारे में गणना करती है, मतलब पता लगाया जाता है। तो अम्ल की बात की जाए तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये हम पढ़ते आते हैं। अगर पानी में इनके घोलने की बात की जाए, अम्ल और क्षार जब पानी में घोले जाते हैं तो अम्ल H+ आयन देंगे और OH- आयन कौन देंगे? क्षार देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज बात की जाए कि जो अम्ल होते हैं वो प्राकृतिक सूचक के साथ, देखिए प्राकृतिक सूचक भी कौन कौन से इसमें मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो प्राकृतिक सूचक, एक मिनट, प्राकृतिक सूचक यहाँ पे जैसे कि पहला क्या है, यहाँ पे लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या है? लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है। ये आ, लाइकेन, लाइकेन एक वो होता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र जो होता है वो बच्चों लाइकेन होता है, लाइकेन। ये भी तो प्रकृति में इस तरीके से प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। सहजीवी क्या है? सहजीवी इस तरीके से है कि ये कवक, इस लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों रहते हैं साथ साथ। कवक और शैवाल ये सहजीविता दर्शाते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ देते हैं, इसलिए हम इनको सहजीवी बोलते हैं। साथ साथ जीवन बिताने वाले को सहजीवी बोला जाता है। तो कवक और शैवाल, कवक क्या देता है? देखिए मैं यहाँ पे भी आपको काफी सारी चीजें बता रही हूँ कि कवक जो होता है वो जड़ों से क्या है, जड़ों से अपनी जड़ों से पानी वानी और इनका खनिज लवणों का चूषण करता है, वो उनको शैवाल को देता है। और शैवाल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और उससे भोजन बना के किसको देंगे? कवक को देंगे। ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाभ पहुंचाने की वजह से ये सहजीविता दर्शाते हैं। और लाइकेन आपको सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन ऑक्सीजन का मतलब प्रतिशत कम होने का क्या है, घोतक है। बताता है कि जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहां पे लाइकेन की क्या है, कमी होने लगती है। लाइकेन धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कमी होने लगती है उनकी। पर्यावरण की स्वच्छता और पर्यावरण की है ना, उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है उसको बताने के लिए लाइकेन क्या होते हैं, मतलब उसका कहते हैं एक तरीके से चिन्ह होते हैं लाइकेन की। जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जहां प्रदूषण बढ़ रहा है, आप समझ रहे हैं, प्रदूषण मात्रक होते हैं ये, एक तरीके से प्रदूषण के इंडिकेटर होते हैं। ये प्रदूषण बढ़ रहा है ये बता रहे हैं, ये इंडिकेटर है एक तरीके से कि प्रदूषण बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो रही है। क्यों? क्योंकि लाइकेन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन वो सॉरी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, प्रदूषण को बताते हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो सहजीवी आप समझ गए होंगे। तो लाइकेन एक क्या है, प्राकृतिक सूचक जो अम्ल के साथ नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, अम्ल के साथ लाल हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये लाल हो जाता है। अम्ल के साथ क्रिया करने पर नीला लिटमस कैसा हो जाता है, लाल। अगर क्षार की बात करें तो लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लाल और नीला। अगर याद करने की बात करूं तो आप कैसे याद करोगे? तो ये आप क्या कर सकते हैं, अनिल नाम से याद कर सकते हैं। किससे याद कर सकते हैं? अनिल नाम से, है ना। कैसे याद कर सकते हैं? अनिल के नाम से। जैसे अ माने अम्ल, और यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे
तो जैसे अ माने अम्ल, और यहाँ पे नी माने, यहाँ पे आप नी कर लो या छोटी की मात्रा लगा लो, मैं एक तरीके से बता रही हूँ आपको कि नीला, नीला लिटमस पत्र लाल में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? लाल में। तो आप इसे अनिल के नाम से भी कर सकते हैं, या अनिल में छोटी ई की मात्रा से भी आप क्या है याद कर सकते हैं। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप इस तरीके से अनिल नाम से भी क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। एक याद हो जाएगा तो दूसरा तो याद ही हो जाएगा आपको। क्यों बच्चों? ठीक है, तो ये आपको ये लिटमस पत्र का पता चल गया। अब मैं प्राकृतिक सूचक आपको दो और बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि हल्दी, हल्दी की बात करते हैं हम। और गुड़ैल की पंखुड़ियां भी क्या होती हैं? गुड़ैल की पंखुड़ियां भी प्राकृतिक सूचक होती हैं। ये दोनों ही ये तीनों ही क्या हो गए? प्राकृतिक सूचक। हल्दी की बात करें तो हल्दी में आप ले थोड़ी सी हल्दी ले और उसमें नींबू डालें, तो नींबू डालेंगे तो आपको पता चलेगा जो हल्दी का रंग पीला पीला है वो किस में कन्वर्ट हो गया? नीले हरे में। नीला हरा कुछ रंग हो जाएगा, नीला हरा सा, यानी नीला रंग हो जाएगा। कहने की बात क्या हो जाएगी? नीले रंग सा हो जाएगा। अगर बात करें कि हल्दी का दाग अगर सफेद कपड़े पे लगा ले, तो या फिर हम उसमें हल्दी में ही हल्दी ले थोड़ी सी और उस हल्दी में ही सरफ का पानी, समझ रहे हैं? सरफ का पानी भी, जो आप कपड़े धोते हैं ना, जिससे कपड़े धोने वाले साबुन का पानी या सरफ का पानी, आप थोड़ा सा क्या कर दे उस पर डाल दें, तो आपको लगेगा, वो पता चल जाएगा कि वो लाल लाल रंग का हो गया है या हल्दी का दाग हो रहा है। जैसे तेल में अपन सब्जी वब्जी बनाते हैं, तो तेल में क्या होता है बच्चों? हल्दी वल्दी डलती है, सब्जी में हल्दी डलती है, तो वो तेल से क्या है, उसी से चिपक के वो कभी कभी दाग लग जाते हैं। तो वो भी क्या है, उसमें हल्दी होती है, तो वो हल्दी क्या है? लाल रंग छोड़ता है। क्या है? लाल रंग। और लाल रंग क्यों छोड़ता है? उसका कारण यही है कि ये क्षार है साबुन, साबुन, साबुन और या सरफ का वो क्षार है। क्षार है क्योंकि उसमें क्षार वाला क्या मिलता है? सोडियम। सोडियम के मतलब सोडियम के निर्माण से होता है, तो सोडियम होता है उसमें। सोडियम की वजह से साबुन में, कपड़े धोने वाले साबुन या सरफ जो अपमार्जक हैं उनमें सोडियम है। और सोडियम क्या है? क्षार बनाता है, एक क्षारीय धातु है। सोडियम क्या है? एक क्षारीय धातु। तो साबुन का विलयन कैसा है? क्षारकीय होता है। कैसा होता है? क्षारकीय। इस वजह से, क्षार होने की वजह से, जब क्षार क्या होती है, जब जैसे ही हल्दी से क्या करते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, तो लाल रंग देते हैं। क्या देते हैं? लाल रंग। बताइए आपको ये समझ में? तो हमारा सही आंसर होगा साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। ये बताइए, आपको काफी सारी चीजें इसमें बता दी है मैंने आपको। ये जहां से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे लिटमस पत्र के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे अगर स्वाद के बारे में आए तो कर सकते हैं। अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं और क्षार OH-, तो आप इसका भी कर सकते हैं। सहजीविता वाला भी मैंने आंसर बताया आपको कि लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है। तो ये लाइकेन क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। ये प्रदूषण के इंडिकेटर होते हैं, प्रदूषण बताते हैं कि जहां पर इनकी कमी होने लगती है वहां पे प्रदूषण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताइए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हम 6 पे चलते हैं। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी पर कई सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे और आप कई उनको कर सकते हैं अगर आपने ढंग से इस वीडियो को देखे। अगर नहीं समझ में आए एक बार और देखिए। अगर आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मान लीजिए बाय चांस आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्पीडली बोल रही हूँ, तो आप ये भी मुझे बताइए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चल रहा। आप बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, उस पे कार्य करेंगे। ठीक है, अपनी स्पीड पे मैं कार्य करूंगी। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीकरण उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन का, जैविक अभिक्रिया का, भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक अभिक्रिया का। जो क्रिस्टलीकरण है यहाँ पे मैं आंसर आपको बता देती हूँ, वो भौतिक परिवर्तन का है। क्रिस्टलीकरण मतलब होता है क्रिस्टल का निर्माण। अगर हम उदाहरण ले, यहाँ पे पानी है और पानी में क्या है? फिटकरी को घोल रहे हैं। किसको घोल रहे हैं? हम फिटकरी को घोल रहे हैं पानी के अंदर। तो हम कुछ देर उसको रखे रहने दें। हम क्या देखते हैं? फिटकरी पूरी घुल गई है,
है। देखने के लिए तो क्या लगता है कि फिटकरी पूरी घुल गई है, पर कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि फिटकरी के क्या बन गए हैं, क्रिस्टल आपस में क्या है बन गए हैं सफेद सफेद। इसका मतलब फिटकरी जितनी घुली थी वो पूरी की पूरी फिटकरी क्या हो गई, दोबारा से निर्मित हो गई है, यानी वो एक क्रिस्टल के रूप में। तो क्रिस्टलीकरण एक तरीके से क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। जैसे आप बर्फ की बात करें, पानी पानी है और उसको हम फ्रीजर में रख दे 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दे, कितनी डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री तापमान के इस पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बर्फ को दोबारा आप क्या रख दो, आप वही मतलब गलने के लिए रख दो, यानी कि कमरे के तापमान पे रख दो, कमरे के तापमान पे रख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे पिघलेगी, पिघलेगी और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो क्रिस्टल बने यानी बर्फ बना, जो टुकड़ा बना, वो कैसा था, वो एक तरीके से भौतिक परिवर्तन था, यानी कि भौतिक गुण बदला था। केवल क्या बदला था उसका, भौतिक गुण। अगर मैं यहाँ पे आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो एक ऐसा परिवर्तन समझना, एक ऐसा परिवर्तन जहां पे पदार्थ के केवल क्या बदलते हैं, भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। भौतिक गुण कैसे कैसे, या तो उसका ताप बदल जाएगा, ताप बदल सकता है, या उसका रंग बदल सकता है, या उसका आयतन बदल सकता है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि भाई वो पानी था तो पानी का आयतन ज्यादा था, जैसे ही बर्फ बना तो उसका आयतन कैसा हो गया, कम, बिल्कुल सिकुड़ गया ना एकदम। तो ये आयतन पे भी डिपेंड कर सकता है, घनत्व पे भी डिपेंड कर सकता है, जब आयतन है तो घनत्व पे भी होगा। तो इस तरीके से उसके ये क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए। ये क्या हो गए बच्चों, भौतिक गुण। यानी कि वो केवल बाहरी रूप से बदल रहा है, किससे बदल रहा है, बाहरी रूप से, अंदर से नहीं बदल रहा। अंदर से अगर बदल गया, अंदर से उसका क्या बदल गया, संगठन बदल गया, यानी पदार्थ का अंदर से संगठन बदल गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, समझ रहे। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, मतलब कहने की बात है कि उसका खुद का जो संगठन होता है ना, वो पूर्णतः क्या हो जाता है, बदल जाता है। संगठन अंदर का जो सूत्र होता है, जो उसका संगठन होता है, वो बदल जाता है। जैसे दूध है, अब दूध में क्या है, दूध में कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, आपका प्रोटीन वसा सब मिल रहा है, तो पर लेकिन क्या है, दूध में क्या नहीं मिल रही है, विटामिन सी नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं, दूध में एक यही विशेषता है कि खट्टे फलों में सब में दूध सब मिलता है, दूध में सब कुछ मिलता है, बस खट्टे फलों में विटामिन सी मिलता है, दूध में सब कुछ मिलता है, पर लेकिन विटामिन सी को छोड़ के। पर लेकिन दूध में जैसे सहेजा डालेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा दही में। क्यों, क्योंकि दूध में पाया जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वहां से आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि दूध में जो दूध होता है वो बच्चों, वो दूध में लैक्टोज प्रोटीन पाई जाती है, और लैक्टो प्रोटीन को कौन खाते हैं, लैक्टोबैसिलस खाते हैं। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस यानी कि जीवाणु, जीवाणु लैक्टो प्रोटीन को खाएंगे, लैक्टोज प्रोटीन को खाएंगे और उसको लैक्टोबैसिलस खाएंगे, और किसमें कन्वर्ट कर देंगे, दूध को दही में। अब इसमें विटामिन सी है, समझ रहे हैं, तो संगठन बदल गया, अंदर का जो संगठन था वो बदल गया। अब आप दही से कहें कि दोबारा दूध बन जा, वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसे ही लोहा है, लोहा क्या होता है बच्चों, मैं यहां समझा रही हूं आपको। लोहा है, आयरन है, ठीक है, Fe है, और वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो जंग जैसा रूप बना लेता है, यानी कि वो एक जंग बना लेता है, जंग लग जाती है उस पे। जो बाहरी वातावरण की जो नमी होती है, उसकी ऑक्सीजन से, नमी की ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग का रूप ले लेता है, यानी अब उसका क्या हो गया, संगठन बदल गया। जब संगठन बदल गया, उस संगठन से कहा जाए, यानी उस जंग वाले लोहे से कहा जाए कि दोबारा से अपना नया, वही पुराना जो लोहा था, जो नया एकदम चमकीला, वही बन जाए, नहीं बनेगा। जंग ने क्या कर लिया है, अब जंग कन्वर्ट नहीं होगी उस लोहे में, पुराने वाले उसमें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि संगठन बदल गया, यानी उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदलते हैं। बताओ बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, 3rd नंबर, भौतिक परिवर्तन का। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है ध्रुवीय, ध्रुवीय भालू में अनुकूलन नहीं पाए जाते। देखिए ये नहीं की बात हो रही है, यानी अनुकूलन नहीं पाया जा रहा। इसका मतलब हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ध्रुवीय भालू को समझते हैं पहले। जैसे ही हमारी पृथ्वी है बच्चों, हम पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे कई गलती कर देते हैं। हम ऊपर ही, ऊपर की सतह पे रहते हैं, यानी भूपर पट्टी पे रहते हैं, और पृथ्वी की भूपर पट्टी पे रहते हैं। और हमारे चारों तरफ क्या है? वायुमंडल का घेरा है। हमारे चारों तरफ क्या है? वायुमंडल का, ये वायुमंडल का यहाँ पे घेरा है। कई सारी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पर क्या कर रही है? झुक रही है। 23.5 डिग्री एंगल पे झुक रही है। और पृथ्वी का ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये कहलाता है उत्तरी, उत्तरी ध्रुव। ये क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव, यानी कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे क्या होता है? हमारा एक महाद्वीप मिलता है जिसे बोलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर बर्फ जमी रहती है, बर्फ। ठीक है, पूरे उसमें क्या है? पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है, और यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, इस तरीके से। तो पूरे टाइम क्या है? बर्फ जमी रहती है। अब यहाँ बर्फीला इलाका है पूरा, तो इसीलिए कोई नहीं रहता है यहाँ पे। क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान बने हुए हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के केंद्र बने हुए हैं, जैसे भारत के भी बने हुए हैं, भारतीय केंद्र बना हुआ है, इस तरीके से। क्या है? भारत के केंद्र बने हुए हैं, उसमें साइंस की लेबोरेटरी बनी हुई है, जहां पे अनुसंधान होते रहते हैं। तो ये जो वहां पे ये जो जीव पाए जाते हैं, तो उसमें एक भालू पाया जाता है, इसलिए उन्हें पोलर भालू बोला जाता है या ध्रुवीय भालू बोला जाता है। ये ध्रुवीय भालू सफेद आकार के होते हैं, मतलब सफेद कलर के होते हैं। और यहाँ पे विशेषता आप भी जानते हो, जैसे मैंने अभी बता दिया, बर्फीला इलाका है। तो बच्चों ये पहला जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें सफेद बाल का होना, यानी सफेद बाल पाए जाएंगे। ठीक है, शरीर पर सफेद बाल पाए जा रहे हैं, और वो भी लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, लंबे लंबे बाल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ताकि जो गर्मी है, अंदर की जो हीट है, वो बाहर ना जा सके। और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत उपस्थित होती है। हम नहीं पर अभी नहीं आए हैं, जो पाया जाता है वो ये पाया जाता है। ठीक है, तो इनकी त्वचा पे मोटी परत पाई जाती है, क्योंकि भाई ये बर्फीले इलाके में रह रहे हैं। बर्फीले इलाके में रह रहे हैं, तो मोटी वसा की परत पाई जानी जाएगी ही जाएगी, तो पाई जाती है। नाखून बड़े होते हैं भाई, उनको बर्फ को क्या है? पानी जम जाता है, पानी जम जाता है। अब ये किस पर निर्भर होते हैं? वहां की जो मछलियां पाई जाती है, जो समुद्री मछलियां पाई जाती है, उन्हें पकड़ के ये खाते हैं ये भालू। तो ये क्या है कि वहां पे उनको वो बर्फ और वो खोदने के लिए और इस तरीके से अपने रहने के लिए, और वो उसके लिए क्या है? बड़े बड़े नाखून पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े नाखून भी पाए जाएंगे। वो नीचे की ओर कैसे होते हैं? मुड़े होते हैं, क्योंकि उनको खुदाई करनी होती है, बर्फ को खोदना होता है, इस तरीके से तो पाई जाती है। तो ये भी उनमें पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? तो हमारा देखिए तीनों ऑप्शन पाए जा रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या है? शरीर का धारा रेखित होना। उन्हें तैरने की जरूरत नहीं है, वो तैरते नहीं है, तो शरीर का धारा रेखित होना ये नहीं पाया जाता उनमें। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर यही होगा, ध्रुवीय भालू में अनुकूलन नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता? धारा रेखित शरीर नहीं पाया जाता। तो धारा रेखित शरीर क्या होता है? देखिए इधर, धारा रेखित शरीर मछलियों में पाया जाता है, क्योंकि उनको तैरने के लिए क्या होते हैं? धारा रेखित शरीर की जरूरत होती है। इनमें इस तरीके से पतला एकदम, देखिए मैं ये डायग्राम इतना अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा, तो भी आप थोड़ा सा समझ जाना। देखिए ये
ये मछली है और इसमें धारा रेखित इस तरीके से शल्क पाए जाएंगे। ये जो आगे का हिस्सा है नुकीला, ये क्या है, धारा रेखित है। इससे जो पानी इस तरीके से प्रवेश करता है वो पानी को क्या है, इस तरीके से काटती हुई निकलती है, क्योंकि इनका शरीर पूरा क्या है, धारा रेखित है, इसको धारा रेखित शरीर बोलते हैं। शल्क भी पाए जाते हैं इस तरीके की, पानी इसमें से तैरते हुए इस तरीके से निकल जाए। आप समझ रहे? तो इसी ये जो शरीर पाया जाता है धारा रेखित, ये पाया जाता है किसमें, विशेषता है मछलियों में जो पानी में तैरते हैं उनमें। ध्रुवीय भालू में नहीं पाई जाती ये विशेषता। तो आपको बताइए ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम करते हैं 8वें नंबर का। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। तो पवन का वेग, ये समझिए जो पवन है यानी हवा है, उसमें गैस है और गैस के अणु क्या होते हैं, पास, मतलब सॉरी, दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस और द्रव की अपेक्षा कैसे होते हैं, दूर दूर। अब देखिए जैसे मान लीजिए, इधर समझना, यहाँ पे गैस के अणु क्या हो गए, थोड़े पास आ गए, और इनमें अब आप क्या है, ये पास आ गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर वायु का जो दाब है, वायु का दाब वो कैसा है, अधिकतम। समझ में आ रहा है आपको? जहां पर यहाँ पर वायु के जो कण हैं वो कैसे आ गए, पास पास आ गए हैं, और ये क्या हो गए हैं, यहाँ पे वायु का क्या है, दाब अधिक है। अब इसको क्या है, हवा चलने लगे, वेग बढ़ा दो, किसका वेग बढ़ा दो, पवन का वेग बढ़ा दो, तो पवन का वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ा दिया आपने, यानी इन अणुओं की गति बढ़ा दी आपने, इन अणुओं की क्या है, गति बढ़ा दी। जब अणुओं की गति बढ़ गई तो ये अणु कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। अब इनका जो खुद का जो वायु दाब था, जो इधर वायु दाब था, आप बताइए ये क्या ज्यादा होगा, नहीं हुआ ना, ये तो दूर दूर हो गए, बिल्कुल चले गए दूर दूर। तो दूर दूर चले गए तो यहाँ वायु दाब क्या हो गया, कम हो गया। बताओ, आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों कम हो गया। जहां पर वायु का घेरा ज्यादा होगा वहां वायु का दाब क्या होगा, अधिक होगा। पर अब वायु के कण क्या हो गए, वेग बढ़ने से उसके कण दूर दूर हो गए। उसके कण जब दूर दूर हो गए तो वायु दाब कैसा हो गया, घट गया, यानी कम हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, अनियमित हो जाता है। तो सही आंसर है कम हो जाता है। सही आंसर क्या है, कम हो जाता है। वायु दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, किस प्रकार की मृदा का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तो देखिए मृदा, ऐसी मृदा होनी चाहिए जिसके कण क्या है, बहुत पास पास हो, यानी कणों की मात्रा उसमें क्या हो, ज्यादा हो, और इतनी ज्यादा हो कि उसमें हवा जो है वो हवा क्या है, बैठे नहीं, हवा क्या है, कम बैठे। जैसे अब मैंने यहाँ पे बनाया है, उनमें बैठने के लिए स्पेस नहीं है, हवा बहुत ही कम मात्रा में स्थान घेरती हो। अगर ऐसे कण हो, ऐसे जैसे ये भी ठोस है, और ऐसे कण हो और हवा क्या है, ऐसे, और इनके खाली स्थान पे, यहाँ पे बच्चों, जैसे ये हवा आके बैठ जाए, ये इस तरीके से। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कम स्थान है, जैसे यहाँ आके और यहाँ आके बैठ सकती है, यहाँ पे बैठ रही है। तो ये जो मृदा कैसी वाली ज्यादा होगी उपयोगी, वो ये होगी। तो ऐसी मृदा जिसमें कणों की संख्या ज्यादा हो, फिर दूसरी बात, हवा क्या है, कम स्थान घेरती हो, तो वो मृदा कैसी होती है, वो उपयुक्त होती है बर्तन बनाने, खिलौने और मूर्तियां बनाने। तो हम ऐसी मृदा कौन सी होती है, वो होती है मृणमय मृदा। यानी हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, बलुई मृदा, बलुई मृदा एक रेतीली मृदा होती है, उसके कण बड़े बड़े आकार के होते हैं और दूर दूर होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं, उनमें हवा की मात्रा ज्यादा प्रवेश कर सकती है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और दोमट मिट्टी चिकनी सी ऐसी होती है, लगभग ऐसी कि जहां पे समान आकार के, जैसे ये समान आकार के कण मिलेंगे और समान आकार का स्थान मिलेगा, तो दोमट मिट्टी भी उपयुक्त नहीं होगी। मृतिका मृदा यानी बहुत चिकनी मृदा, यानी कि एकदम एकदम ऐसी जैसे बिल्कुल एकदम मतलब उससे बर्तन बने ही नहीं, बिल्कुल एकदम चिकने हो जाए, ऐसी भी मृदा भी नहीं। वो उसके लिए सबसे अच्छी जो मृदा होती है वो होती है मृणमय मृदा। यानी कौन सी होगी, मृणमय। आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि मृणमय मृदा क्या है, जिससे बर्तन भी बनाए जाते हैं, खिलौने भी और मूर्तियां भी। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन का विखंडन, समझ रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन ना हो यानी O2 की अनुपस्थिति हो और उसमें भोजन विखंडन हो सके तो ये प्रक्रम कैसा होगा। तो मैं अभी यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, उनके उनका भोजन विखंडित होता है, भोजन का विखंडन होता है। जैसे हमारे पेट में पाए जाने वाले कीड़े, अब पेट में है ना ऑक्सीजन की मात्रा उनको नहीं मिल पा रही है, उन सूक्ष्म जीवों को क्या है, मात्रा नहीं मिल पा रही है, तो वो जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पर एक श्वसन कर रहे हैं उसका, जहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर रहे हैं, उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। तो हमारा सही आंसर जो होगा ना, वो ना तो वायवीय श्वसन होगा, ना कोशिकीय श्वसन होगा, ना पाचन, हमारा कौन सा सही आंसर होगा, अवायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होता है। देखिए, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, कोशिकाएं श्वसन करती है, भाई हमारे पूरा शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जा रही है वो किसको जरूरत है, ऑक्सीजन को जरूरत है। तो ऑक्सीजन, तो आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में पूरे में कोशिकीय श्वसन हो रहा है, यानी कोशिकाओं को श्वसन की क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत है। और जब ऑक्सीजन की जरूरत है तो पाचन क्रिया भी पूर्णतः कैसी है, जो आप खाना खा रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही है हमारी ऑक्सीजन कोशिकाएं कर रही हैं, तो उन कोशिकाओं को भी क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा, अवायवीय श्वसन, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और जरूरत ना होने की वजह से क्या है, वहां पे भोजन का विखंडन भी होता है। ये कुछ सूक्ष्म जीवों में भी पाया जाता है अवायवीय श्वसन। और नेक्स्ट हम देखते हैं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, नेक्स्ट 11 है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी शिरा का रंग क्या होता है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है बच्चों, रक्त का नलियों में प्रभाव, मतलब रक्त का बहना, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त का प्रवाह, रक्त का बहना। और ये रक्त का प्रवाह दो तरीके का होता है, बंद प्रकार का और खुले प्रकार का, बंद प्रकार का और खुले प्रकार का। अगर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाता है, जब रक्त नलिकाओं में बहता है, किसमें बहता है, नलिकाओं में बहता है, तो बंद प्रकार का पाया जाएगा, यानी क्लोज प्रकार का परिसंचरण। सर्कुलर सिस्टम कैसा प्रकार का होगा, क्लोज प्रकार का होगा। और जब खुले में बहता है, जब नलिकाओं की जरूरत नहीं, नलिकाएं जिनमें क्या होंगी, अनुपस्थित होंगी, और खुले में बह रहा है, नलिकाएं क्या है, अनुपस्थित है, मतलब मिल नहीं रही हैं, और खुले में ऐसे ही बह रहा है, तो उसको बोलेंगे ओपन टाइप का क्या है, सर्कुलर सिस्टम, यानी खुले प्रकार का। ये निम्न श्रेणी के जीव जंतुओं में पाया जाता है, खुले प्रकार का। उनमें नलिकाएं क्या है, पाई नहीं जाती हैं, उनमें इस तरीके से नलिकाएं नहीं मिलेंगी जैसे मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य में जो नलिकाएं पाई जाती हैं वो दो तरीके की होती हैं, धमनी और शिरा। कौन कौन सी, धमनी और शिरा। अब बच्चों एक चीज आप समझना, जो धमनी होती है वो और शिरा, इसमें थोड़े से अंतर है, आप समझो इस चीज को। जो धमनी है वो मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का कार्य करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का कार्य करती है, रक्त को हृदय से, समझना, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाएगी, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, सभी अंगों तक। और ये क्या करेगी, शिरा, शिरा, इसमें CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है, CO2 युक्त रक्त की वजह से हम क्या बोल देते हैं, उसे अशुद्ध रक्त बोल देते हैं। तो CO2 युक्त रक्त शरीर के अंगों से, शरीर के भागों से, यानी शरीर के अंगों से हृदय तक ले जाती है। शिरा कहाँ तक ले जाती है, हृदय तक ले जाती है, आप समझ रहे हैं, हृदय को ले जाती है, हृदय को ले जाएगी, यानी शरीर के अंगों से उस रक्त को हृदय को ले जाएगी। तो धमनी जो हो गई, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो धमनी तो क्या कर रही है, हृदय है, जैसे ये हृदय बना दिया, चार कोष्ठीय हृदय होता है, कितना कोष्ठीय, चार, दो आलिंद होंगे, दो निलय होंगे, इस तरीके से। तो जो धमनी है वो तो क्या कर रही है, वो इस तरीके से सभी अंगों में ला रही है, वो इस तरीके से बह रही है। और जो शिरा है वो क्या है, इस तरीके से ला रही है।
और मैं यहाँ पे इसमें आपको बता देती हूँ, जो धमनी होती है वो लाल रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? लाल। ऑक्सीजन युक्त रक्त लाल रंग की। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि लाल रंग की कौन होती है? धमनी। और शिरा क्या होती है? नीले रंग की। शिरा क्या होती है? नीले रंग की। ये भी आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं, यहाँ पे इधर ध्यान से समझना कि भाई शिरा को क्या करना पड़ रहा है, खून क्या करना पड़ रहा है, शिरा को ऊपर की तरफ ले जाना पड़ रहा है, यानी और। तो ये ऊपर आप भी जान रहे हो कि आप जैसे किसी पहाड़ पे चलते हो या आप किसी ऐसे फिसलन पट्टी जो होती है जिस पे आप ऐसे चढ़ रहे हो, तो ऐसे चढ़ रहे हो तो कभी कभी क्या होता है, गिरने का डर रहता है ना नीचे की तरफ। इसी वजह से इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें शिरा में वॉल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कपाटनुमा इस तरीके से वॉल्व पाए जाते हैं। तो यानी इनमें वॉल्व पाए जाएंगे, इनमें वॉल्व पाए जाएंगे, इनमें वॉल्व नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इसको जरूरत नहीं है कि इस तरीके से कपाट पाया जाए। इसमें रक्त आता है और ये सीधे सीधे चला जाता है, पर लेकिन इसमें चढ़ने में मेहनत लगती है, तो सिरा में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको कुछ बताया। आपको जो धमनी होती है वो शरीर के मतलब निचले हिस्से में मिलेगी, यानी नीचे। यानी अगर हम त्वचा में देखें तो जो त्वचा के जस्ट मतलब बाद में जो मिलेगी वो शिरा होगी। वो कैसी होगी? शिरा। त्वचा की वजह से वो हरी हरी रंग की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? हरी। पर वो होती कैसी है एक्चुअल में? नीले रंग की। जो त्वचा त्वचा उसका रंग को हल्का सा वो कर देती है, हरी हरी दिखाई देती है। तो वो हरी हरी जो हमें लाइनिंग दिखाई देती है ना, वो होती है हमारी शिरा। क्या होती है बच्चों? शिरा। और अगर तुमने गौर से अगर देखा हो, किसी के दिखती हो गौर से, तो एकदम हरी मतलब लाल कलर की या कुछ इस तरीके से लाल सी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी, तो वो क्या है? वो आपकी धमनी होगी। तो आपको यहाँ पे आंसर पता चल गया इसका क्या है? जैसे मैं अभी यहाँ पे आंसर बता देती हूँ आपको पहले। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा रंग होना चाहिए, तो धमनी का लाल रंग और शिरा का नीला रंग। लीजिए, हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया, हमें सही आंसर अपना। तो धमनी का नीला रंग ये गलत है भाई, नीला रंग का नहीं होता है। शिरा लाल रंग की नहीं, ये भी नहीं। दोनों लाल रंग की नहीं, दोनों नीले रंग की नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन होगा। धमनी लाल रंग की होती है, लाल रंग की, और शिरा नीले रंग की होती है। बताइए, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन है, पादप जनन अंग है। अब पादप जनन अंग है, इसमें दे रखा है जैसे पादप की बात करें तो पादप में जड़ होती हैं, तना होते हैं, शाखाएं होती हैं, और शाखाओं के साथ क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। पत्तियां होती हैं। और पत्तियों के साथ क्या होते हैं बच्चों? पत्तियों के साथ पुष्प भी होते हैं। पुष्प हो गया। अभी रुक जाइए, जस्ट अ मिनट। ये क्या हो गया? पुष्प। ये पुष्प है। अगर पुष्प, ये अगर हम इसमें देखें यहाँ पे, तो देखिए जो जड़ है, जो जड़ है वो भी क्या है? जड़, तना, शाखा या ये पत्ती, ये सब बच्चों ये पादप के कायिक भाग होते हैं। क्या होते हैं? कायिक भाग, कायिक हिस्से होते हैं। ये जो पुष्प है, ये पुष्प, तो वो पुष्प ही क्या होता है? जनन अंग होता है। क्यों होता है जनन अंग? तो इसको ध्यान से समझे। अगर मैं पुष्प के बारे में अगर बताऊं, तो पुष्प की संरचना अगर आप ध्यान से देखें, तो पुष्प के सभी जो अंग होते हैं ना, वो जो पुष्प जिससे लगा रहता है, पहली बात तो पादप के जिस अंग से लगा रहता है उसे बोलते हैं पुष्प व्रंत। क्या बोलेंगे? पुष्प व्रंत। और जिसपे सारे पुष्प के अंग रखे रहते हैं, क्या रखे रहते हैं? अंग रखे रहते हैं, उसे बोलते हैं हम यहाँ पे पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? पुष्पासन। पुष्पासन जिस पर पुष्प के सभी हिस्से क्या है? रखे रहते हैं। यहाँ पे इधर देखें तो सबसे पहला जो पार्ट है, जो हरे हरे रंग का होता है, वो होता है बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल। पुष्प में बाह्य दल पाया जाता है। पुष्प में जो रंगीन भाग जो पाया जाएगा, रंगीन भाग जो पाया जाता है, उसे दल बोलते हैं। और एक को तो दल बोलेंगे, सभी जो पंख
पंखुड़ी, पंखुड़ी भी बोलते हैं अपन, समझ रहे हैं, पंखुड़ियां। तो पंखुड़ी जो पाई जा रही है उसे दल बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा पाए जाएंगे उन्हें दलपुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दलपुंज। यानी कि आपका यहाँ पे कौरेला है ना। तो ये इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे इधर एक और चीज बनाऊं, तो जो पुष्प में एक स्त्री भाग पाया जाता है, स्त्री जनन अंग पाया जाता है, स्त्री केसर, जिसे क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ये स्त्री केसर है, ये पाया जा रहा है स्त्री केसर की वजह से। और क्या पाया जाता है, मैं यहाँ पे आपको यहीं पे बता देती हूँ। चलिए इस रंग से बनाते हैं, और यहाँ पे ये इस तरीके से, ये क्या पाए जा रहे हैं? नर अंग पाए जा रहे हैं, नर जनन अंग पाए जा रहे हैं। इनको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। तो पुंकेसर और स्त्री केसर के पाए जाने की वजह से, ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर के पाए जाने की वजह से ये मतलब क्या है, ये एक तरीके से आपके जनन अंग है, नर नर भाग मिल रहा है, और स्त्री भाग यानी मादा भाग मिल रहा है। तो इस वजह से, और यहाँ पे एक और चीज अगर मैं बना दूं, जैसे यहाँ पे पुंकेसर की बात करें, तो उसका एक भाग क्या है? पूतंतु, पूतंतु, और ये ऊपरी वाला भाग परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या मिलते हैं? पराग कण भरे होते हैं, इसके अंदर ही पराग कण होते हैं, जो क्या करते हैं, मतलब स्त्री केसर को क्या करते हैं? परागित करते हैं। ये स्त्री केसर है इस तरीके से। स्त्री केसर का ऊपरी वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। ये वर्तिका, ये भाग होते हैं जहां से ये परागकण यहीं आके बैठते हैं, इस तरीके से परागकण इसके ही वर्तिकाग्र पर ही आके, और यहाँ ये वाला जो भाग है ये अंडाशय होता है, यानी स्त्री वाला भाग, और ये अंडाशय, और इसी अंडाशय के अंदर बीजांड रखे रहते हैं। क्या रखे रहते हैं? बीजांड। जो बीज का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बीजांड। जो बीज का निर्माण करते हैं वो बीजांड होते हैं। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बीजांड से बीज बनता है, और अंडाशय से, इस पूरे अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो पुष्प में ये वाला जो हिस्सा है, पुष्प पुष्प जो है वो पादप का जनन अंग है। पादप का क्या है? जनन अंग। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? पुष्प। क्या होगा? पुष्प। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई? हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। यानी हमारा, देखिए हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हमारा 13वां है, और 13वां क्वेश्चन समझिए, मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो मलेरिया जो है, अभी समझते हैं, यानी हमें सूक्ष्म जीव बताना है कि कौन किसका है मलेरिया। पहली बात तो, सूक्ष्म जीवों से हमें फायदा भी मिलता है, और हमारे रोग भी होते हैं, कई रोग भी होते हैं। अगर रोग की बात की जाए जो सूक्ष्म जीवों से होते हैं, वो हमें वायरस जनित भी होते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस यानी, और ये जीवाणु जनित रोग प्रोटोजोआ से भी होते हैं रोग। प्रोटोजोआ कवक से भी हमें रोग होते हैं। क्या है? प्रोटोजोआ से भी होते हैं, और कवक से भी हमें क्या है? रोग होता है। तो यहाँ पे जो मलेरिया है, मलेरिया की बात करें, तो ये मलेरिया हमें फैलता है मच्छर के काटने से, और वो भी कौन से मच्छर के काटने से? मादा एनोफिलीज को ध्यान रखना है, मादा एनोफ्लीज के काटने से ये रोग होता है। क्योंकि मादा एनोफ्लीज में क्या है, ये जो मलेरिया के जो मलेरिया का जो यहाँ पे अभी बता ही देते हैं कौन सा सूक्ष्म जीव है। जो सही आंसर है वो जीवाणु नहीं है, प्रोटोजोआ, वायरस और कवक। तो सही आंसर हमारा प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है मलेरिया का, वो कौन है? वो मलेरिया का प्रोटोजोआ का नाम, क्योंकि रोग का नाम है मलेरिया, प्रोटोजोआ वो है आपका यहाँ पे देखिए, मेरे दिमाग से एकदम ही निकल गया, एकदम प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। कि जस्ट मिनट, दोबारा से लिख देती हूँ। तो ये प्रोटोजोआ जो है वो प्लाज्मोडियम है, जिसकी वजह से रोग होता है। कौन सा?
मलेरिया। और ये प्लाज्मोडियम ही क्या है, मादा एनोफ्लीज में जीवित रहता है, उसी में सरवाइव करता है, और कोई मच्छर की उसमें सरवाइव नहीं करता है उसी में। तो मादा एनोफ्लीज एक तरीके की वाहक है, वाहक का कार्य करती है। और ये इसमें प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है ना, वो बच्चों दोनों तरीके की क्रिया करता है, यानी अपना जो विकास करता है, अपनी जो वृद्धि करता है, वो दोनों तरीके के जनन से करता है, दोनों तरीके के जनन। यानी कि प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। यानी दोनों तरीके से अपना क्या है, दोनों जनन से क्या करता है, ये अपने वृद्धि करता है, अपने उसमें वृद्धि करता है, अपने वंश में वृद्धि करता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है, दूसरा जो इसका मतलब दूसरा वो समझा जाए होस्ट, यानी कि दूसरा जो होस्ट होता है जिस पर ये सरवाइव करता है अलैंगिक जनन के लिए, वो मनुष्य होता है। कौन होता है, मनुष्य। मनुष्य के अंदर अलैंगिक जनन होता है प्लाज्मोडियम का। यानी जब मादा एनोफ्लिस मच्छर काटती है मनुष्य को, तब मनुष्य के अंदर ये प्लाज्मोडियम अलैंगिक जनन करता है, यकृत की कोशिकाओं को खाता है, वृद्धि करता है, फिर अलैंगिक जनन, उससे बुखार आता है, फीवर आता है वो। और ये सुबह तो ऐसा लगता है बुखार उतरा, फिर शाम को बुखार चढ़ता है एकदम, और खांसी भी उठती है, बुखार आता है, एकदम बहुत तेज बुखार आता है। तो ये मनुष्य में होता है इस तरीके की प्रक्रिया। और जैसे ही स्वस्थ स्वस्थ क्या है, मादा एनोफ्लिस, यानी ऐसा मच्छर जो स्वस्थ है, उसमें प्लाज्मोडियम नहीं पाया जा रहा, अगर वो बैठता है और खून को चूसता है, किसको, संक्रमित मनुष्य को, यानी रोगी मनुष्य को जब चूसता है, तो उसके जो स्पर्म है, जो उसके जो अलैंगिक जनन से बने हैं, वो क्या है, वो उसके मादा एनोफ्लिस में चले जाते हैं, उसकी लार में चले जाते हैं, और लार में जाके फिर उसके अमाशय में और उसके पेट में जाके वहां पर ये चक्र स्टार्ट करते हैं, लैंगिक जनन। कौन सा, लैंगिक जनन। तो इस तरीके से क्या होता है, मादा एनोफ्लिस से मनुष्य, मनुष्य से मादा एनोफ्लिस, ये चक्र चलता है, और इस तरीके से मलेरिया फैलता है। यानी उसको भी ये क्या है, वो भी एक तरीके से क्या हो गए, मनुष्य दूसरा दूसरा वाहक है, यानी दूसरा उसका होस्ट है। पहला होस्ट कौन है, मादा एनोफ्लीज है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ की विशेषता अगर मैं बता दूं तो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव। ये पूरा जो समूह है एक कोशिकीय जीव का है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मलेरिया के बारे में। और मलेरिया का ही मिलता जुलता अगर मैं यहाँ पे बता दूं, जो मच्छरों से फैलता है वो क्या होता है, डेंगू, जो मच्छर से फैलता है डेंगू। और मादा एनोफिल सॉरी 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 मादा एनोफिलिस निकल रहा है, नहीं, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी क्या होता है, ये भी मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया भी क्या है, मच्छर के काटने से फैलता है। तो डेंगू जो एडिज मच्छर, उसका एक जैसे मलेरिया की मादा एनोफ्लीज है, ऐसे डेंगू के एडिज मच्छर। और डेंगू जो होता है वो वायरस जनित रोग होता है। डेंगू क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जिससे आप इसका भी आंसर बता सकते हैं कि डेंगू क्या है। डेंगू जो होता है वो भी मच्छर के काटने से, वो भी कैसे, एडिज मच्छर के काटने से, और वो वायरस जनित रोग है। कैसा है, वायरस जनित। तो बताइए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये एक मच्छर के काटने से होते हैं। और जो प्रोटोजोआ से होता है, यानी मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोआ है। कौन से सूक्ष्म जीव से हो रहा है, प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाएगा। बताइए, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा 14वां है, दूध से दही बनने में निम्न में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाएगा। तो दूध से जब दही बनती है, दूध से क्या बनती है, दही, तो उसमें हम कौन से उसका होता है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया, दूध से जो दही बन रही है, तो ये दूध में हमारी एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे बोलते हैं लैक्टोज प्रोटीन। और ये लैक्टोप्रोटीन जो होती है हमारी, उसका वो कौन खाता है, वो खाते हैं बेसिलस, बेसिलस जीवाणु। वो भी कौन से वाले, लैक्टोबैसिलस। कौन से जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जो लैक्टोबैसिलस है, ये मैं अभी यहां लिख देती हूँ साफ, वो क्या है, दूध की प्रोटीन को खाते हैं,
और क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं, दही में। तो दही बनती है लैक्टोबैसिलस से। सही आंसर होगा हमारा दूध से दही बनने का सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस से। राइजोबियम की बात की जाए, राइजोपस की बात की जाए, एस्परजिलस की, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा दूध से दही बनने का। अब इधर समझ लीजिए इसको। यहाँ हाँ, राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक ये भी एक तरीके से जीवाणु है, और ये साइनोबैक्टीरिया की तरह, ठीक है, जैसे नॉन स्टक हो गई राइजोबियम। तो ये दाल जो लेग्यूमिनेसी पादप होते हैं, दाल वाले जो पादप होते हैं, उनमें ये क्या है, जड़ों में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक। दाल वाले पौधों को सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन, उनमें 20% प्रोटीन पाई जाती है दालों में, यानी बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा बनानी होती है। तो स्थिरीकरण का कार्य, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी डायरेक्ट तो मिट्टी से नहीं, मतलब वातावरण में भले ही नाइट्रोजन का प्रतिशत कैसा है, 78% है, पर लेकिन पत्तियों से या उनसे नहीं ली जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मृदा से ली जाती है। किससे ली जाती है, मिट्टी से ली जाती है, जड़ों से ग्रहण की जाती है। और लेग्यूमिनेसी जो पादप है वो जड़ों से ग्रहण नहीं कर पाते ढंग से, तो राइजोबियम, उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाई जाती है। ये साइनोबैक्टीरिया इस तरीके से पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, और दालों के लिए ये फायदेमंद होता है। तो राइजोबियम आपको समझ में आ गया होगा। राइजोपस, राइजोपस एक कवक है। राइजोपस क्या है, कवक ये। और एस्परजिलस ये भी कवक है। ये दोनों क्या है, कवक। राइजोबियम क्या है, एक जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब आपको नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बता रही हूं मैं, और आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी। कितनी हेल्प मिली प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि आप हमारे, हम जो तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको शुरुआत में बताना भूल गई, तो पर लेकिन आपने जरूर एंड तक ये वीडियोस देखी होगी। मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे आपको खास जानकारी कुछ देना है। हमने ग्रुप्स बनाए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या है, आप जुड़िए। ग्रुप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज वहां से जुड़िए। चैनल भी है हमारा। और देखिए, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप ये देख सकते हैं कि उनसे आपकी कोई भी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं। आपको नोट्स वोट्स चाहिए आप कह सकते हैं, आपको वो भी मिलेंगे। आपको बुक्स के लिंक भी मिलेंगे। हमारी बुक जो श्रेष्ठा की तैयारी, एनएमएमएस की तैयारी, बड़ी अच्छी बुक्स है। उन बुक्स, वो बुक्स भी आपको क्या है, उसके भी लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और वो बुक्स बहुत अच्छी है, जरूरी नहीं है इन तैयारियों की, वो उसमें श्रेष्ठा में जीके वीके पार्ट्स जो है वो काफी अच्छा है। और जो जो भी साइंस का पार्ट हो गया, एसएसटी का पार्ट, गणित का पार्ट ये दे रखे हैं उसमें, क्योंकि श्रेष्ठा में यही आते हैं, मैथ आती है, साइंस है, और एसएसटी है, और आपके क्या बोलते हैं, जीके है। तो ये सारे पार्ट्स बड़े अच्छे तरीके से दे रखे हैं। अगर कोई भी कंपटीशन, आपके बहुत लंबे समय तक ये बहुत काम आएगी ये किताब। तो इनके भी मैं डाल दूंगी, तो आप वहां से भी जाके खरीद सकते हैं। आप हमसे मंगाना लेना चाहते हैं, डिस्काउंट में लेना चाहते हैं, बुक्स मार्केट से लेना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। कई बच्चे जुड़े हुए, कई बच्चे वहां पे, उन्हें बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी जानकारियां हासिल होती है। तो वो कई बच्चे जुड़े हुए हैं बच्चों। और आप भी जुड़िए, लाभ उठाइए, क्योंकि कई बच्चों का अभी रिजल्ट आने वाला है। जैसे एनएमएमएस का रिजल्ट आने वाला है, और हमारी जो पहली की जो हमने तैयारी करी थी, काफी बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो काफी बच्चों को हेल्प मिला था, काफी इजी भाषा में, और सब कुछ ज्यादातर कवर करके। काफी सारे आपके लिए बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न प्रश्न हैं काफी सारे जो पेपर्स में आते हैं, वो भी दिए गए। हर पार्ट के बाद आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए, वो भी करने के लिए। तो बहुत अच्छी बुक है। मैं ऐसे ही तारीफ नहीं कर रही हूँ, कई बच्चों ने की है, उनको लैंग्वेज उनको सरल लगी है, उनके
जो वो बोलते हैं, जो व्यूज उनके जो मैंने पढ़े हैं, वही उसी के आधार पे आपको बता रही हूँ कि उनको बुक्स बहुत अच्छी लगी, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और ग्रुप्स पे जुड़िए, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि ताकि आपको लिंक मिल जाएगा आसानी से जल्दी। और साथ ही साथ चैनल पे भी जुड़िए, और भी जो टीचर्स है, क्योंकि मेरा अलग चैनल चल रहा है, और भी टीचर्स हैं वो लिंक भेजते हैं अपनी, जिसमें मैथ की क्लास चलती है आपकी, वहां ले सकते हो आप। पूरा का पूरा मतलब चैनल के पूरे उसमें प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट में भी जाके वीडियोस को रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हो। बुक में भी हमारे क्या है, क्यूआर कोड्स लगे हैं, तो उससे भी आप क्यूआर कोड को स्कैन करके अब वहां पे भी क्या है, उस टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का क्या है, वीडियोस देख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं ये बिल्कुल आपको ग्रुप, ये सारी जानकारियां मैं आपको उसमें डाल दूंगी, आप जरूर वहां से जुड़िए हमसे। और लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हल कर लेते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। निम्न में से खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी की जो बात की जा रही है, जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, जैसे ऑप्शन में यूरिया दे रखा है, ये खरपतवार नाशी नहीं है। यूरिया एक खाद है। और एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, ये भी खाद है, ये भी खरपतवार नाशी नहीं है। सुपर फॉस्फेट, ये भी एक खाद में प्रयोग फॉस्फेट है। और तो फिर ऑप्शन में क्या होगा, 2,4-D, यानी 2,4-D क्या है, ये खरपतवार नाशी है। 2,4-D खरपतवार नाशी। अगर खरपतवार नाशी की बात करें कि खरपतवार क्या होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं, अवांछनीय पौधे, यानी जिनकी आपको इच्छा नहीं होती है, अवांछनीय पौधे हैं ये स्वतः उग जाते हैं। ये अवांछनीय पादप है जो स्वतः उग जाते हैं, इनको आप उगाते नहीं हो, ये स्वतः उग जाते हैं, तो वो खरपतवार होते हैं। क्या होते हैं, खरपतवार। तो आप उसके लिए हम ये 2,4-D का क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो मतलब खरपतवारों का नाश हो जाता है। तो बच्चों, आपको इतना सारा मैंने आपको बताया, आपको कैसा क्लास लगी आज की। ये 15 क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे। इनमें से काफी क्वेश्चंस कई पेपरों में पूछे गए हैं, जो मैंने इनसे संबंधित आपको पॉइंट बताए हैं, वो भी कई पेपरों में पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें राइजोबियम से संबंधित क्वेश्चन, जैसे इसमें राइजोबियम दे रखा है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। राइजोपस और एस्परजिलस से भी संबंधित आ चुका है। इसमें मलेरिया के बारे में दिया तो डेंगू से संबंधित आ चुका है, और भी क्वेश्चन आ। तो ये आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी वीडियो, क्योंकि काफी सारे प्रश्नों के, इन 15 प्रश्नों के साथ साथ हमने और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे प्रश्नों को, मतलब नॉलेज को हासिल किया है, बहुत सारे उत्तरों को हासिल किया है। तो ये आपको पता मतलब बहुत सारे अब आप कर सकते हैं इनसे, अगर रिलेटेड कोई भी पूछा जाता है। तो आज की ये क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, बाय।